नमस्कार दोस्तों, टीम नर्सिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हमारे टीएनसी एक्सप्रेस में जो है वो एक ऐसा टॉपिक आया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीएनसी एक्सप्रेस में हम वो टॉपिक लेके आते हैं, इसकी 4 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि एग्जाम की दृष्टि से वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए, यानी कि उसमें से जो है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने चाहिए। दूसरी जो है हमारे पास कंडीशन ये आती है कि वो टॉपिक जो है वो हार्ड होना चाहिए और बच्चों को उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, यानी कि टॉपिक को समझने के लिए बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। उस टॉपिक को हम जो है वो ईजी वे में जो है वो क्लियर करवाते हैं। तीसरा हमारे पास आता है कि जो हार्ड टॉपिक है उसको किस तरीके से हम जो है वो एक क्लास में जो है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हार्ड टॉपिक है, लेकिन कई बार जो है वो बहुत सारे जो है वो क्लासेस बन जाती है, 1 2 3 4, तो इस तरीके से हम नहीं करेंगे। हम उसको एक क्लास के अंदर जो है वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, चौथी कंडीशन ये है कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम यहाँ पे सोल्व करवाएंगे। तो दोस्तों, टीएनसी एक्सप्रेस में आज का हमारे पास में जो है वो टॉपिक रहेगा जीसीएस, जिसको बोलते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। दोस्तों, छोटा टॉपिक है नो डाउट, लेकिन बहुत सारे जो बच्चों को जो है उसमें कंफ्यूज होता है, यानी कि वो सही तरीके से जीसीएस जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाते, या क्वेश्चन कहाँ से निकल के आते हैं ये चीज़ उनको जो है वो पता नहीं होती है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, जो चीज़ पता नहीं होती या जिस क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो टॉपिक आप जो है वो हमारे पास लेके आइए, उसको हम जो है वो टीएनसी एक्सप्रेस में सॉल्व करवाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपको जो भी पढ़ना है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जो है वो जाके बता सकते हैं, और टीचिंग जो है वो स्किल कैसा लगा उसको भी आपको कोई इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप उसको बता सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जीसीएस के बारे में, यानी कि ग्लासगो कोमा स्केल। दोस्तों, स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में वही ऑब्जेक्टिव, यानी कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या डिस्कस करेंगे, उन सबको ले लेते हैं। सबसे पहले हम जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि जीसीएस होता क्या है, किस लिए किया जाता है, किसने इसको डिस्कवर किया था, कब डिस्कवर किया था, क्या मॉडिफिकेशन थे, जीसीएस के बारे में सारी इंट्रोडक्शन जो है वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो है वो हम इसमें देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि किस कंडीशन में जो है वो जीसीएस हम नहीं काउंट करते हैं या नहीं काउंट किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट एंड स्कोर, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से जो है वो कंपोनेंट आते हैं। भाई, कोई भी चीज़ हम असेस करते हैं तो उसके अंदर क्राइटेरिया कुछ कंपोनेंट आते हैं, तो कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं और क्या क्या स्कोर होता है, इन सब के बारे में। और स्कोर के बाद में आता है हमारे पास में रेंज आती है कि हमारे पास स्कोर तो निकल के आ गया सॉरी, वो सारी चीज़ें तो हमने देख ली है कि इतना स्कोर आ गया, फिर इसको कैटेगराइज किया जाता है कि इस रेंज से इस रेंज में हम नॉर्मल काउंट करेंगे, इसको माइल्ड करेंगे, इसको मॉडरेट करेंगे, इसको सीवियर करेंगे, लोवेस्ट स्कोर क्या होगा, हाईएस्ट स्कोर क्या होगा, एक नॉर्मल पर्सन का स्कोर क्या होगा, इन सबको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास आ जाता है एमसीक्यू, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि हमारे टॉपिक में 4 चांद लगाता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, तैयार हो जाइए। आधे घंटे के अंदर जो है वो आपको ये टॉपिक कंप्लीट होगा, आधे घंटे या इस क्लास के अंदर जो है वो आपको ये टॉपिक कंप्लीट होगा, और ऐसा कंप्लीट होगा कि कभी भी नहीं भूल पाओगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कहां कहां से क्वेश्चन निकल के आएंगे वो भी मैं आपको जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जीसीएस किसके लिए काउंट किया जाता है, एक्चुअली असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या असेस द ब्रेन फंक्शन। हमारा ब्रेन जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी कॉन्शियस लेवल को जो है वो असेस करने के लिए हम जीसीएस करते हैं। किसी भी आईसीयू में, या मान लीजिए कि हेड इंजरी के केस में आपको जो है वो न्यूरोसर्जन आते हैं और डेली उसका जो है वो जीसीएस काउंट करके फाइल में लिख के जाते हैं। वो जीसीएस जो है वो उसकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को बताता है, और इसी के आधार पे जो है वो हम देते हैं कि ये माइल्ड कोमा में है, मॉडरेट कोमा में है या सीवियर कोमा में है। तो कॉन्शियस लेवल को असेस करने के लिए जो हम इसका यूज में लेते हैं। अब बात आती है कि कब और किसने इसको जो है वो डिस्कवर किया था। तो दोस्तों, 2 जो है वो हमारे पास में न्यूरोसर्जन थे ब्रेन जिनेट एंड ग्राम टेस्डेल। ठीक है, जिनेट एंड टेस्डेल के नाम से भी जाना जाता है। पूरा नाम की अगर हम बात करें तो पूरा नाम आता है हमारे पास में ब्रेन जिनेट एंड ग्राम टेस्डेल। इन्होंने जो है ये 2 साइंटिस्ट थे, ये जो है वो हमारे पास में न्यूरोसर्जन है। ये न्यूरोसर्जन थे, इन्होंने सबसे पहले जो है वो 1974 में जो है वो उसको डिस्कवर किया था। कहां और कैसे नाम किया, देखो हर कोई नाम आता है,
तो उसमें या तो साइंटिस्ट का नाम आता है या फिर जो है वो कोई चीज का आता है, तभी तो। अब इसको ग्लासकोमा है, देखो न तो इसमें जिनेट का नाम आ रहा है, न इसमें जो है वो ग्राम टीएसडेल का नाम आ रहा है, तो फिर ग्लासकोमा स्केल कैसे बना? क्योंकि हर कोई आदमी, जैसे मान लीजिए ग्राम स्टेनिंग है तो उसने जो है वो ग्राम बेल ने दिया था, ऐसे ही रॉबर्ट कोच है तो वो हमारे पास में जो है वो कोच फिनोमिना दिया था। यानी कि जो साइंटिस्ट जिसको डिस्कवर करता है उसी के नाम पे उसको आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है। तो ये किस नाम से दिया गया? तो दोस्तों ये हमारे पास में दो न्यूरोसर्जन थे, कौन से? ग्राम टीएसडेल एंड ब्रियन जिनेट। तो ये हम बात करें कि जिनेट एंड टीएसडेल, ये जो है वो हमारे पास में जो है वो न्यूरोसर्जन थे। और ये न्यूरोसर्जन जो है वो कहां पे वर्क कर रहे थे? ये दोस्तों जो है वो ग्लासगो मेडिकल कॉलेज में जो है वो काम कर रहे थे। ग्लासगो मेडिकल कॉलेज में जो है ये प्रैक्टिस कर रहे थे, इसी के कारण वहां पे जो है वो इसका नाम दिया गया है ग्लासकोमा स्केल। देख रहे हो यहाँ पे ग्लासकोमा स्केल किस लिए दिया गया था? क्योंकि ये जहां पे प्रैक्टिस कर रहे थे जिनेट एंड टीएसडेल, ग्लासगो मेडिकल कॉलेज, वहां पे ये प्रैक्टिस कर रहे थे, दोनों के दोनों न्यूरोसर्जन थे, इन्होंने वहां पे दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया हमारे पास में ग्लासकोमा स्केल। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या चेंजेज है? एक है कि सबसे पहले इसको 1974 में दिया था, नो डाउट ये सबसे पहले जो है वो 1974 में दिया था, लेकिन उस टाइम तक थे दोस्तों इसमें ओनली 14 कंटेंट थे या 14 ही स्कोर था। ठीक है, अभी हमारे पास में स्कोर आएगा, इसका टोटल जो है वो स्कोर कितना आता है? 15 आता है। लेकिन इसमें हमारे पास में देखो, मैं एक थोड़ा सा चार्ट के रूप में बता देता हूं। ये देखिए हमारे पास में जो है वो ये स्कोर थे, आई का, वर्बल का और मोटर का, ऐसे हमारे पास रिस्पॉन्स थे। इसके हमारे पास में 4 रिस्पॉन्स थे, इसके हमारे पास में 5 हैं और इसके हमारे पास में 6 हैं। टोटल जो है वो 15 स्कोर आता है। लेकिन उसमें हमारे पास में नॉर्मल फ्लेक्शन और एबनॉर्मल फ्लेक्शन को जो है वो एक ही काउंट किया था। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो 1974 में जो है वो इसमें टोटल कंपोनेंट थे आपके पास में 14। उसके बाद 1976 में इसको मॉडिफाई किया था और कंटेंट कितने कर दिए हमारे पास में? 15। हालांकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको एज ए इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूं। 1974 में इसको डिस्कवर किया था, तब उसमें सिर्फ कंपोनेंट थे 14। इसमें नॉर्मल फ्लेक्शन और एबनॉर्मल फ्लेक्शन को जो है वो एक ही काउंट किया गया था। तो इसके कारण जो है वो इसको नामकरण जो है वो 14 आते थे। अभी जो है वो मॉडिफाई किया था 1976 में। अगर आपसे कोई पूछ ले, एज ए जनरल नॉलेज आपसे पूछ ले कि 1974 में ग्लासकोमा स्केल को दिया गया था, लेकिन इसमें क्या कभी मॉडिफिकेशन हुआ है? जी बिल्कुल दोस्तों हुआ है। 1976 में इसमें मॉडिफिकेशन हुआ था। पहले जो है वो ओनली 14 स्कोर था, उसके बाद जो है वो 15 किया गया था। किसको बढ़ाया गया था? पहले जो है वो नॉर्मल फ्लेक्शन और एबनॉर्मल फ्लेक्शन को एक ही काउंट किया था, उसके बाद इन दोनों को अलग अलग कर दिया है। क्लियर है? तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम ले लेते हैं इसके अंदर कि क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, या हम बात करें कि किस किस तरीके से जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारे पास में टोटल जो है वो 3 कंपोनेंट आते हैं, ईवीएम। ठीक है, ईवीएम को जो है वो 3 कंपोनेंट हमारे पास में निकल के आते हैं। अब 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? पहला आता है हमारे पास में आई रिस्पॉन्स को हम देखते हैं। एक आता है हमारे पास में वर्बल रिस्पॉन्स और एक आता है हमारे पास में मोटर रिस्पॉन्स। यानी कि ये तीनों रिस्पॉन्स हम देख के जो है वो पेशेंट की कंडीशन लगाएंगे। अगर हम स्कोर की बात करें तो आई रिस्पॉन्स में जो है वो मिनिमम स्कोर होता है हमारे पास में 1 और मैक्सिमम स्कोर होता है हमारे पास में 4। ये हमारे पास में मिनिमम और ये मैक्सिमम। अगर हम वर्बल रिस्पॉन्स की बात करें तो मिनिमम रिस्पॉन्स आता है 1 और मैक्सिमम आता है 5। अगर मोटर रिस्पॉन्स की बात करें तो मिनिमम स्कोर आता है हमारे पास में 1 और मैक्सिमम स्कोर आता है हमारे पास में 6। अगर हम बात करें टोटल की तो ग्लासकोमा स्केल का टोटल मिनिमम स्कोर हो सकता है 3 और मैक्सिमम स्कोर जो है वो होता है 15। दोस्तों इसको मैं रेड लाइन से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि ग्लासकोमा स्केल का जो है वो मिनिमम स्कोर कितना होता है? 3। बहुत सारे स्केल आते हैं, ठीक है ना, जैसे आपको कोई भी मान के चलिए अपगाज स्कोर है, ये जितने भी स्कोर आते हैं उसमें क्या होता है कि बेसिकली मिनिमम स्कोर कितना होता है? 0। और ये हमें भी पता है
कोई भी चीज का एक बैट्समैन मिनिमम स्कोर पे कितने पे आउट हो सकता है? 0 पे, वही तो होता है मिनिमम। तो जो भी हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम एपिगार स्कोर कर रहे हैं या और कोई सा भी स्कोर काउंट करते हैं, तो स्कोर में हमारे पास में मिनिमम वैल्यू आती है 0। लेकिन यहां पे ग्लासगो कोमा स्केल में मिनिमम वैल्यू, अगर पेशेंट बिल्कुल मर गया है, ठीक है ना, डेथ कर गया है, तो भी उसका स्कोर 3 तो आएगा ही आएगा। तो है ना थोड़ा सा डिफरेंस। इसकी वजह से एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है और बच्चे क्या करते हैं, उसमें आंसर दिया जाता है व्हाट इज द मिनिमम स्कोर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल। पहला ऑप्शन 0, दूसरा 1, दूसरा C 2 और D 3। तो बहुत सारे बच्चे उसको 0 करते हैं, क्योंकि मिनिमम की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है कि मिनिमम कितना होता है, 0। लेकिन यहां पे कंडीशन चेंज हो जाती है, मिनिमम स्कोर जो है वो 3 होता है और मैक्सिमम स्कोर जो है वो 15 होता है। अच्छा, मैक्सिमम भी नहीं पूछता है, क्योंकि मैक्सिमम तो सारे बच्चे याद कर लेते हैं कि हाँ इतना होता है। मिनिमम में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और जहां कंफ्यूजन हुआ वहीं पे एग्जामिनर ने जो है वो क्वेश्चन बना दिया। तो ये चीज ध्यान रखना, मिनिमम स्कोर होता है 3। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या एग्जाम में आए तो इस चीज को ध्यान में रखना कि हाँ हमें पता है मिनिमम स्कोर जो है वो 3 होता है। अब बात आती है कि ये जो आई रिस्पॉन्स आया, वर्बल रिस्पॉन्स आया और मोटर रिस्पॉन्स आया, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये चीज तो हमारे पास क्लियर हो गई है कि हम 3 रिस्पॉन्स देखेंगे। 3 रिस्पॉन्स देखने के बाद जो है वो हम स्कोर काउंट करेंगे। अब ये 3 स्कोर हम देखने के बाद कितने कितने नंबर देंगे, भाई ये तो क्राइटेरिया होना चाहिए, ये चेकलिस्ट तो हमारे पास होनी चाहिए कि कौन सा रिस्पॉन्स आ रहा है तो हम कितने नंबर दें। तो ये जो है वो दोस्तों, हम स्कोर की बात करें तो ये हमारे पास में जो है वो एक स्कोर की लिस्ट है, जो कि मैंने आपको एक टेबल के रूप में बनाई है। तो हमने सबसे पहले क्या कहा था कि इसमें हम 3 रिस्पॉन्स देखते हैं। कौन कौन सा? आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। क्लियर है। और इसी के आधार पे हम जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल को जो है वो काउंट करते हैं और इसी के आधार पे जो हम इसमें नंबर्स देते हैं। अब कितने कितने नंबर्स देते हैं उसको हम देख लेते हैं और कैसे कैसे नंबर देंगे उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा जो है वो ध्यान से जो है वो समझ लीजिए, क्योंकि इस चार्ट में मैंने सारी चीज बताई है। अगर ये रेड मार्क भी किए हैं तो कुछ सोच समझ के किए हैं, तो ये सब चीजें, ये चार्ट अगर आपको याद हो गया तो आपको जीसीएस में जो है वो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा याद कर लीजिए कि नंबर्स जो है वो किस तरीके से देते हैं। पेशेंट है आपके पास में, किसी भी तरीके का है, मान लीजिए वो हेड इंजरी का है या मान लीजिए आपके पास में जो हो वेंटिलेटर पे है या कैसे भी मान लीजिए कि वो पेशेंट जो है वो लेटा हुआ है। आया हम बात कर लेते, जैसे मैं हूं, मेरा ही जीसीएस स्कोर जो है वो काउंट करना है, तो किस तरीके से काउंट करते हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम आई रिस्पॉन्स देखेंगे। अब आई रिस्पॉन्स में हम क्या देखेंगे, कितने नंबर देंगे उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास में ऑप्शन है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जैसे हमने किसी को बुलाया, हेलो सुरेश, तो दोनों आंखें खोलता है। इसका मतलब अगर वो हमारे नाम से, ठीक है, स्पॉन्टेनियस, या हम बात करें कि जैसे ही मान लीजिए हम उसके पास से जा रहे हैं तो वो देख रहा है, जैसे इधर से इधर देख रहा है, कुछ हुआ है, दो लोग बात करें तो उनकी तरफ देख रहा है, मतलब स्पॉन्टेनियसली उसका आई रिस्पॉन्स जो हो बिल्कुल ओके। जैसे मान लीजिए इधर बात करें तो मैं इधर देख रहा हूं, इधर कोई आवाज आई तो मैं इधर देख रहा हूं, या मेरे को किसी ने आवाज लगाई तो मैं देख रहा हूं। तो ये जो रिस्पॉन्स है वो होता है हमारे पास में स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होगा तो हम उसमें कितने नंबर देंगे, 4 नंबर देंगे। क्लियर है। उसके बाद आता है कि मान लीजिए उसको जो है वो ज्यादा इंजरी है या ज्यादा चोट है, देन वो स्पॉन्टेनियसली नहीं देख रहा है, ठीक है ना। हम जैसे उसके पास से जा रहे हैं, उसकी आंखें मुंदी हुई है, वो नहीं देख रहा है, लेकिन जैसे कोई आवाज आती है, कोई चीज गिरती है या कोई आदमी चिल्ला रहा है उसके पास में, या हम उसको आवाज दे रहे हैं, तब जाके वो आंखें खोलता है, तब हम उसको कितने नंबर देंगे दोस्तों, उसको हम 3 नंबर देंगे। यानी कि कोई भी साउंड पे, ठीक है ना, हम कह रहे हैं हाँ सुरेश, तब जाके हाँ खोलेगा आंख, तब जाके अगर वो देख रहा है, या कोई चीज गिरी तब जाके देख रहा। हम उसके पास से गुजर जाएं तो वो नहीं देखेगा, मान लीजिए इधर बात करें तो वो उधर ध्यान नहीं देगा, तब हम उसमें कितना नंबर देंगे दोस्तों, 3 नंबर देंगे। उसके बाद आती है जैसे जैसे कंडीशन सीवियर होती है या इसका रिस्पॉन्स कम आता है, नंबर्स भी कम आ जाते हैं, तभी तो जीसीएस सही तरीके से निकलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टू प्रेशर, यानी कि नॉर्मली हमने उसको आवाज दी, न तो वो स्पॉन्टेनियसली आंखें खोल रहा है, न वो जो है वो आवाज से दे रहा है, हमने जो है वो नॉर्मली उसको प्रेशराइज किया।
ऐसे जो है वो प्रेशर अराइज किया, ऐसे जो है वो प्रेशर अराइज किया, या ऐसे हमने प्रेशर अराइज किया, तब जाके वो आंखें खोल रहा है, तब हम उसको कितना नंबर देंगे दोस्तों? 2 नंबर देंगे। क्लियर है? अगर कहीं पे भी यहां से प्रेशर अराइज किया, 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 देन उसके बाद में अगर वो मान लीजिए आंखें खोल रहा है, ये ऐसे अगर प्रेशर करके हम आंखें खुलवा रहे हैं, तब हम उसमें नंबर देंगे 2। उसके बाद आता है सबसे लास्ट में नन। ठीक है, यानी कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आपने आवाज लगा ली, नहीं खोला, प्रेशर अराइज कर लिया, नहीं खोला, चिल्ला लिया, नहीं खोला, चाहे जितना भी आप कोशिश कर लो वो आंखें नहीं खोल रहा है, तो हम इसमें स्कोर कितना देंगे? 1 देंगे। तभी तो मैंने आपको बताया था कि अगर पेशेंट एक्सपायर भी कर गया या डेथ भी कर गया तो भी स्कोर 1 तो रहेगा ही। तो सब में 1-1 तो रहेगा, नन नन नन। ठीक है, तो 1-1 तो रहेगा, यानी कि 3 स्कोर तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्लियर है? तो ये हमने आई रिस्पॉन्स देखा। अब हमारा पेशेंट किसमें फिट बैठ रहा है उसके अनुसार हम उसको जो है वो नंबर्स देते हैं। यहां पे हम जो है वो 3 दे देंगे, 2 दे देंगे या 1 दे देंगे। हम अपने हिसाब से नहीं देंगे, जैसे वो रिस्पॉन्स कर रहा है तब हम उसमें वो नंबर्स दे देंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास में आई रिस्पॉन्स का। उसके बाद आ जाता है दोस्तों वर्बल रिस्पॉन्स। अब वर्बल रिस्पॉन्स में हम कहां से शुरुआत करेंगे? 5 नंबर से शुरुआत करेंगे। और कैसे कैसे नंबर देंगे उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो उसको ओरिएंटेशन के बारे में पूछा। ओरिएंटेशन क्या होता है दोस्तों? ओरिएंटेशन की परिभाषा होती है, या ओरिएंटेड किसको बोलेंगे? जिसको टाइम, प्लेस और पर्सन का पता है, यानी कि मैं कौन हूं, कहां पे हूं, क्या टाइम चल रहा है। अगर इन तीनों चीजों की इंफॉर्मेशन है, मतलब वो पेशेंट कंप्लीटली ओरिएंटेड है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन में हम पूछेंगे, हाँ भाई आपका नाम क्या है? फिर वो कहेगा कि हाँ मेरा नाम सुरेश है, या मेरा नाम राजू है, या मेरा नाम कमलेश, जो भी उसका नाम है। उसको पूछेंगे कि हाँ तुम यहाँ कैसे है? तो बताएगा कि मुझे दोस्तों ने जो है वो यहाँ लाया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था तब लेके आए। अच्छा तुम कहाँ पे हो? वो कहेगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ बता देगा। ये कौन है? हाँ ये मेरा जो है वो दोस्त है, या ये मेरा भाई है, या ये मेरी मदर है, या ये मेरी वाइफ है। तो इस तरीके से वो कंप्लीटली ओरिएंटेड होगा। वर्बल हमारे पास में सही तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, तब हम उसको कितना नंबर देंगे? 5 नंबर देंगे। क्लियर है? उसके बाद आ जाता है सेकंड हमारे पास में, दैट इज कंफ्यूज्ड। पेशेंट आके खोल रहा है, या हम कहेंगे हाँ भाई कहाँ पे हो? तो वो सोच के कहेगा कि घर पे, यानी कि वो उसको पता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, कि वो हॉस्पिटल में है, कि वो होटल में है, या वो घर पे है, या और कहीं पे भी है, वो कंफ्यूज्ड रहेगा। ठीक है, तुम यहाँ कैसे आए? तो वो कहेगा कि मुझे मेरे दोस्तों ने लेके आए, फिर कहेगा कि नहीं मुझे तो एक अनजान लोग ने यहाँ पे भर्ती करवाया, मतलब वो कंफ्यूज्ड रहेगा। तो अगर वो कंफ्यूज्ड है तो हम उसको कितना नंबर देंगे दोस्तों? उसको नंबर देंगे 4। उसके बाद में हम जो है वो इनएप्रोप्रिएट वर्ड में कैसे? जैसे कोई सीक्वेंस नहीं है, उससे पूछा जाए हाँ भाई क्या नाम है, तो वो कहेगा चाचा, हॉस्पिटल, एक्सीडेंट, मतलब इनएप्रोप्रिएट वर्ड निकलेंगे जिसका कोई सीक्वेंस नहीं बैठेगा। क्लियर है? वो कहेगा मार दूंगा, उसने मुझे ठोका, क्या था, घर पे था, रोड पे जा रहा था, मार्केट में था, मतलब सारे वर्ड निकालेंगे और एक एक वर्ड निकालेगा। मार्केट, घर, रोड, बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल, तो इनएप्रोप्रिएट वर्ड निकालेगा, तो उसको हम कितना नंबर देंगे दोस्तों? उसको नंबर देंगे 3। उसके बाद में आ जाता है साउंड। साउंड में क्या आती है? जो कर्राने की आवाज है, आ, ऊ, ए, ये सारा जो अगर वो निकालेगा वर्बल रिस्पॉन्स में, हम उससे पूछेंगे हेलो क्या हाल है, तो कहेगा आ, ऊ, मतलब सिर्फ और सिर्फ साउंड निकाल रहा है, कोई भी वर्ड नहीं बोल रहा है, न हमारी चीजों का जवाब दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो साउंड निकाल रहा है। कर्राने की आवाज है, चीखने की आवाज है, ये सारी आवाज निकाल रहा है, तब हम उसको कितना नंबर देंगे दोस्तों? उसको नंबर देंगे 2। और लास्ट में आ जाता है हमारे पास में नन, यानी कि बिल्कुल कोई जवाब नहीं देगा। आप उससे पूछ लो, आप कैसे भी कर लो, न वो आवाज दे रहा है, न वो वर्ड निकाल रहा है, तब हम स्कोर करेंगे कितना? 1। तो ये हो गया हमारे पास में नन। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास में वर्बल रिस्पॉन्स। अब उसके बाद में आता है हमारे पास में मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, मोटर रिस्पॉन्स में क्या करेंगे? हम उसकी एक्टिविटी को देखेंगे, जो मोटर एक्टिविटी है उसको असेसमेंट करेंगे। अब मोटर एक्टिविटी में हम कितना करेंगे? इसमें हम टोटल जो है वो 6 स्कोर करेंगे, 6 नंबर देंगे। अब वो नंबर किस तरीके से देंगे उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं
पहला है हमारे पास में ओबे कमांड। ओबे कमांड का मतलब होता है कि वो हमारे कमांड को फॉलो कर रहा है। जैसे हम कहेंगे कि ये हाथ उठाओ तो वो हाथ उठाएगा, फिर कहेंगे लेफ्ट उठाओ तो लेफ्ट उठाएगा, फिर हम कहेंगे गर्दन घुमाओ तो वो घुमाएगा। मतलब हमारे पूरी कमांड को जो है वो फॉलो कर रहा है। फॉलो कर रहा है इन द सेंस उसकी मोटर एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल अच्छे से काम करे। हम कहेंगे हाथ को फोल्ड करो तो वो फोल्ड कर लेगा, हम कहेंगे कि इसको फैलाओ तो वो फैला लेगा, ठीक है, मुट्ठी बिछो तो वो मुट्ठी जो है वो बेच लेगा। तो इस तरीके से काम करेगा, यानी कि ओबे कमांड हमारी जो कमांड है उसको फॉलो करेगा। तब हम उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम बोलेंगे कि वहां पे जो है वो फुल्ली हमारे पास में ओरिएंटेड है। तो ये उस कंडीशन में हम कितना नंबर देंगे दोस्तों, उस कंडीशन में हम उसको नंबर देंगे 6। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में लोकेलाइजिंग। लोकेलाइजिंग में क्या आता है दोस्तों, लोकेलाइजिंग में है कि हमारे वो कमांड तो फॉलो कर रहा है लेकिन लोकेलाइज्ड है, लिमिटेड। हम कहेंगे कि हाथ उठाओ तो वो इतना सा उठाएगा, देन उसके बाद नहीं अब नहीं उठा। हम कहेंगे कि पैर को फोल्ड करो तो पैर को थोड़ा सा फोल्ड करेगा, रुक जाएगा। यानी कि जो एक्टिविटी है वो लोकेलाइज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगा, जो एक्टिविटी है वो लोकेलाइज्ड हो जाएगी, एक कंट्रोल में आ जाएगी, एक फिक्स्ड हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम नंबर कितने देंगे, 5 मानेंगे। हम कहेंगे उससे मुट्ठी पकड़ने के लिए कहा, हमने यहाँ पे अंगुली डाली, हमने कहा जोर से पकड़ो, लेकिन वो इतनी जोर से नहीं पकड़ पा रहा, हम हमारी अंगुली को वापस निकाल लेंगे। मतलब वो कोशिश तो कर रहा है लेकिन लोकेलाइज हो गया, ज्यादा मुट्ठी उससे जो है वो क्लेंच नहीं हो रही है, तो हम उसको 5 नंबर देंगे। उसके बाद आता है हमारे पास में 4 नंबर कम देंगे दोस्तों, नॉर्मल फ्लेक्शन। नॉर्मल फ्लेक्शन क्या होता है, मतलब सारी बॉडी को हम जो है वो सिकुड़ते हैं। जैसे हम करवट लेके सोते हैं तो हमारा सारा पोर्शन जो है वो फ्लेक्स करता है। अच्छा, 2 चीजें यहां पे मैं वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का मतलब ही यही होता है कि हमारे पास में, जैसे मान लीजिए कि इसको मैं फोल्ड कर रहा हूं, कोई भी एंगल अगर डिक्रीज हो रहा है, ध्यान से समझिए, एंगल अगर डिक्रीज हो रहा है दैट इज फ्लेक्शन। एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन आपको पता ही है कि हम वायर वगैरह लेते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड यूज करते हैं, मतलब उसका फैलाव करते हैं। तो जहां कहीं पे भी ये देखिए, ये जो कोना बन रहा है वो एक्सटेंशन, ये दैट इज फ्लेक्शन। तो जहां कहीं भी एंगल डिक्रीज हो रहा है, एग्जैक्ट अगर डेफिनेशन की बात करें तो जहां कहीं पे भी एंगल डिक्रीज हो रहा है उसको बोलते हैं फ्लेक्शन, और एंगल इंक्रीज हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। क्लियर है। कईयों को एबडक्शन और एडक्शन में भी डिफरेंस है, वो भी मैंने आपको अलग से क्लास ले रखी है, लेकिन फिर भी बताऊं, एडक्शन और एबडक्शन होता है नियर टू द मिडल लाइन, मिडिल लाइन के पास में लेते हैं, दैट इज एडक्शन। एड हो रहा है, ADD, ठीक है। एडक्शन एबडक्शन होता है मिडिल लाइन के बाहर लेके जाना, दैट इज एबडक्शन। चलो कोई नहीं, हम बात करते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की। फ्लेक्शन ये होता है हमारे पास में, और एक्सटेंशन होता है बॉडी का फैलाव, यानी कि दूर जो है वो एंगल का होना, वो होता है एक्सटेंशन। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर देता हूं, फ्लेक्शन जो है वो नॉर्मल प्रोसेस में आता है, एक्सटेंशन जो है वो एबनॉर्मल प्रोसेस में आता है। कैसे आता है उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फ्लेक्शन में क्या हुआ कि अगर वो मान लीजिए अगर अपने वो करवट भी लेगा तो पूरा जो है अपने हाथों को भी फैलाएगा और अपने घुटनों को भी जो है वो फैलाएगा। करवट लेके सोते हैं, आपको पता है कुछ जो है वो सिकुड़ के सोते हैं, तो जो सारे और बॉडी ऑर्गन हमारे पास में, हाथ पैर, अपर एक्सट्रीमिटी लोअर एक्सट्रीमिटी, सारे सिकुड़ रहे हैं, दैट इज नॉर्मल फ्लेक्शन। तो अगर नॉर्मल फ्लेक्शन है तो हम उसमें कितने नंबर देंगे दोस्तों, नॉर्मल फ्लेक्शन में हम जो हो उसको 3 नंबर देंगे, सॉरी 4 नंबर देंगे। नॉर्मल फ्लेक्शन में कितने नंबर देंगे, 4 नंबर देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में एबनॉर्मल फ्लेक्शन। अच्छा, मैंने यहाँ पे 3, 2, 1 को रेड से लिखा है, कोई तो रीजन होगा। बिल्कुल दोस्तों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो यहीं से आता है, और इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। इसलिए अगर पेन का भी यूज अलग हो रहा है तो ये ध्यान में रखिए कि कोई ना कोई जो है उसका रीजन है। तीसरा आता है एबनॉर्मल फ्लेक्शन। एबनॉर्मल फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एबनॉर्मल फ्लेक्शन का मतलब होता है कि फ्लेक्शन तो हो रहा है लेकिन वो सारी बॉडी सिमिलरिटी में सेम नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे है लेकिन उसके पैर बिल्कुल जो है वो फैले हुए हैं। नॉर्मल फ्लेक्शन में तो क्या होगा, पैर भी सिकुड़ेंगे। अब मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता, जैसे नॉर्मल आदमी सिकुड़ के बैठता है वो हो गया नॉर्मल फ्लेक्शन। एबनॉर्मल फ्लेक्शन में क्या है कि सिर्फ हाथ सिकुड़ जाएंगे, बाकी पूरी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाएगी, तो वो होता है हमारे पास में एबनॉर्मल फ्लेक्शन। उसमें हम कितना देंगे दोस्तों, एबनॉर्मल फ्लेक्शन में हम देंगे 3। उसके बाद आता है हमारे पास में एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या आता है दोस्तों, एक्सटेंशन मैंने कहा था एबनॉर्मल है, एक्सटेंशन में जो है वो इस तरीके से आ जाता है। एक्सटेंशन में हमारे पास में बॉडी इस तरीके से आ जाती है, हाथ यूं मुड़ जाते हैं, वो होता है हमारे पास में एक्सटेंशन, या फिर उसको एक्सटेंसर भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, एक्सटेंशन या एक्सटेंसर,
एक्सटेंसर। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी आता है, उसको भी हम देखेंगे, एक्सटेंशन या एक्सटेंसर, यानी कि बॉडी जो है वो फैल जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास में नन। नन यानी कि कोई भी मोटर एक्टिविटी नहीं है, तब उसको हम देंगे 1 नंबर। अच्छा, एबनॉर्मल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को जो है वो अलग नाम से भी जाना जाता है। किस तरीके से पोजीशन में बता देता हूं आपको। ये जो है वो एग्जाम में इमेज देके भी पूछा जा सकता है और कंडीशन देके भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहां पे जो है वो क्लियर करवा देता हूं दोस्तों। सारी चीजें किस तरीके से क्लियर होगी वो ये है कि देखिए यहां पे ये पोर्शन जो आता है हमारे पास में, पहला वाला कौन सा है, ये वाला एबनॉर्मल फ्लेक्शन। एबनॉर्मल फ्लेक्शन को जो है वो डीकोर्टिकेशन के नाम से भी या डीकोर्टिके के नाम से भी जाना जाता है। एबनॉर्मल फ्लेक्शन को डीकोर्टिकेशन के नाम से भी जाना जाता है या डीकोर्टिकेशन पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, डीसेरिब्रेटर किसको बोलेंगे, एबनॉर्मल एक्सटेंशन। ये देखिए मैंने आपको इमेज करके दिखाई थी इस तरीके से, ये वाला दिखाई थी, ये देखिए बिल्कुल जो है वो एक्सटेंसर है या एक्सटेंशन है, इसको बोलते हैं डीसेरिब्रेट। ठीक है, तो डीसेरिब्रेट और डीकोर्टिकेट ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब देखो किस किस तरीके से पूछा जाता है उसको हम मैं बताता हूं। पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जो मोटर रिस्पॉन्स होता है उसमें हम 2 नंबर किसको देंगे। तो दोस्तों 2 नंबर किसको दे रहे हैं, डीसेरिब्रेट को दे रहे हैं, एबनॉर्मल एक्सटेंशन को। ये देखिए ये एक्सटेंसर है, ठीक है, ये एक्सटेंसर को हम कितना नंबर दे रहे हैं, 2 नंबर, ये 2 नंबर। और 3 नंबर किसको देंगे, डीकोर्टिकेश को। ठीक है, डीकोर्टिकेश। देखो एबनॉर्मल जिसको हमने क्या बोला था, एबनॉर्मल फ्लेक्शन, सॉरी ध्यान से देखिए, ये देखिए एबनॉर्मल फ्लेक्शन। एबनॉर्मल फ्लेक्शन क्यों बोला, देखिए ये दोनों हाथ उसके सिकुड़े हुए और पैर फैले हुए, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। इमेज इसलिए दिखाई है क्योंकि एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे मैंने बताया, दूसरा पूछा जाता है इमेज देके। इमेज देके पूछा जाता है कि कौन सी इसमें डीकोर्टिकेशन पोजीशन है और कौन सी इसमें डीसेरिब्रेट पोजीशन है। तो दोनों मैंने आपको इमेज देके बता दी। और ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में एक छोड़ के एक एग्जाम में 100% मिलेगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि टीएनसी एक्सप्रेस में जो टॉपिक हो जाए उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन रहे। तो ये दोनों पोजीशन आप ध्यान में रखो। ये है हमारे पास में डीकोर्टिकेश पोजीशन और ये है हमारे पास में डीसेरिब्रेट पोजीशन। इसमें हम 3 नंबर देंगे और इसमें हम 2 नंबर देंगे। इसको अगर हम बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम डीकोर्टिकेशन पोजीशन भी लिख सकते हैं, डीकोर्टिकेशन या डीकोर्टिकेशन पोजीशन, और इसको लिख सकते हैं डीसेरिब्रेशन पोजीशन। नन वाले को फ्लैसिड के नाम से भी जाना जाता है। फ्लैसिड का मतलब होता है पूरी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाती है, पूरी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाती है, उसको बोलते हैं फ्लैसिड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डीकोर्टिकेश और डीसेरिब्रेट ये दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको इमेज देके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर आपको जो है वो नंबर्स देके भी पोजीशन पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्बल रिस्पॉन्स में जो है वो स्पॉन्टेनियसली खोल रहा है या प्रेशर से खोल रहा है। देखो किस तरीके से मैं बता देता हूं आपको। इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि वो पूछ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक पेशेंट जो है उसका आई रिस्पॉन्स जो है वो साउंड पे है और इनएप्रोप्रिएट वर्ड है और डीकोर्टिकेश पोजीशन है या डीसेरिब्रेट पोजीशन है। तो आपको ये दोनों चीज याद होनी चाहिए, डीसेरिब्रेट और डीकोर्टिकेट पोजीशन। क्लियर है। डीकोर्टिकेशन में जो है वो हमारे पास में एबनॉर्मल फ्रिक्शन होता है, डीसेरिब्रेट में जो है एबनॉर्मल एक्सटेंशन होता है। सिर्फ 2 लाइनें याद रखनी है, बट उसको इस तरीके से याद रखना है कि कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे दोस्तों। तो याद रह गया, याद रह जाएगा, सारी चीज मैंने बता दी। अब देखो ये सारे मैंने बता दिए, तो मिनिमम स्कोर कितना हुआ, मिनिमम स्कोर हुआ हमारे पास में 3। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना है। जीसीएस की अगर हम बात करें, जीसीएस की अगर हम बात करें तो मिनिमम स्कोर कितना हुआ, मिनिमम स्कोर हुआ हमारे पास में 3, क्योंकि एक एक पॉइंट तो सब में आ ही जाएगा, एक और एक पॉइंट तो सब में आ जाएगा, तो हुआ मिनिमम स्कोर 3। मैक्सिमम स्कोर कितना हुआ दोस्तों, मैक्सिमम हुआ हमारे पास में 15। अगर हम सब में से हाईएस्ट नंबर भी ले आएंगे, कितना आई का जो है वो हमारे पास में 4 है, वर्बल का हमारे पास में 5th है और मोटर का हमारे पास में जो है वो 6 है। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। ये हो गया हमारे पास में जीसीएस का नॉर्मल और मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर। क्लियर है। अब उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि किस कंडीशन में हम जीसीएस काउंट नहीं कर सकते। भाई हमने कॉन्शियस लेवल तो देख लिया, लेकिन कुछ ऐसी बंदिशें भी आती है जिसमें हम जीसीएस स्कोर काउंट नहीं कर सकते। कैसे,
फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए हम जीसीएस काम में लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पेशेंट नॉर्मल होता है लेकिन जीसीएस फिर भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन आ जाती है। अब वो कंडीशन क्या आती है, जिसको हमने नाम बोला है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है दोस्तों, यानी कि कुछ कंडीशन में हम नहीं टेस्ट कर सकते, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, या जिसमें हम जीसीएस को जो है वो एक्यूरेट नहीं मानते बंदी से, जिसको हमने बोला कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है उसको हम देखते हैं दोस्तों। कॉन्ट्रा इंडिकेशन जहां पे भी आएगा उसको हम एंटी से डिनोट करेंगे। एंटी मतलब नॉन टेस्टेबल। क्या होगा? नॉन टेस्टेबल। जो हम टेस्ट करेंगे वो होगा नॉन टेस्टेबल। तो वो कहां कहां होता है? सबसे पहले बात आ जाती है आई रिस्पॉन्स में। आई रिस्पॉन्स में कहां पे? मान लीजिए किसी पेशेंट के आई जो है वो रिमूवल हो चुकी है, इनोकुलेशन, ठीक है, आई रिमूवल, आई रिमूवल, या किसी की जो है वो आई को जो है वो निकाल दिया गया है, या किसी कंडीशन में आई को जो है वो रिमूव कर दिया गया है, उस कंडीशन में हम आई रिस्पॉन्स कहां से देखेंगे? ठीक है दोस्तों, तो इसको हमने बोला है हमारे पास में इनोकुलेशन, यानी कि इनोकुलेशन, रिमूवल ऑफ आईज। आई अगर किसी की निकल गई है, मान लीजिए दोनों आई निकल गई है, पेशेंट कॉन्शियस है, लेकिन हमारा तो स्कोर कम हो गया ना, क्योंकि उसमें 4 पॉइंट तो वैसे कम हो गए, फिर तो पेशेंट जो है वो माइल्ड कोमा में या मॉडरेट कोमा में चला जाएगा, जबकि वो ऐसा कुछ है नहीं है। कैसे चला जाएगा? क्योंकि वहां पे आई नहीं है। तो आई रिमूवल में जो हम टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए एंटी लिखेंगे, ई एंटी। ई एंटी मतलब नॉन टेस्टेबल। क्लियर है? अगर आई वाले में आया तो क्लियर। दूसरी चीज आती है वर्बल में। अच्छा, वर्बल में क्या हो सकता है दोस्तों? वर्बल में हो सकता है कोई पेशेंट इंटूबेशन में है, मान लीजिए उसको ट्रेकेस्टोमी ट्यूब लगी हुई है, मान लीजिए उसको एंडोट्रेकल ट्यूब लगी हुई है, तो उस कंडीशन में हम वर्बल रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। हम पूछेंगे नाम क्या है, हालांकि वो कॉन्शियस है। मान लीजिए मेरा ही देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे ट्रेकेस्टोमी ट्यूब लगा दे या एंडोट्रेकल ट्यूब लगा दे, तो मैं कैसे बताऊंगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या नाम है, क्या पता है? नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में भी हमारे पास में जो है वो चीज आ जाती है, इसको बोलते हैं इंटूबेशन। इंटूबेशन में जो है वो हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते। तो जैसे मान लीजिए वर्बल में हम अगर पेशेंट इंटूबेशन में है तो उसको भी एंटी कर देते हैं, यानी कि नॉन टेस्टेबल। नॉन टेस्टेबल क्यों? क्योंकि एंडोट्रेकल ट्यूब या ट्रेकेस्टोमी ट्यूब जो है वो गले में लगी हुई है, इसलिए हम वर्बल रिस्पॉन्स को जो है वो चेक नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में हम जो है उसको एंटी से करेंगे। उसके बाद आता है मोटर। मोटर वाले में क्या होता है दोस्तों? मोटर वाले में कंडीशन आती है, पहली कंडीशन आती है पैरालिसिस। पैरालिसिस, मान लीजिए पेशेंट, पैरालिसिस किसी को भी हो सकता है, मान लीजिए पेशेंट जो है वो हाइपरटेंशन से सीओई में गया और सीओई में जाने के बाद हेमिप्लेजिया हो गया, ठीक है, या पैराप्लेजिया हो गया। हेमिप्लेजिया को छोड़ो, पैराप्लेजिया हो गया, दोनों पैर जो है या दोनों लोअर लिम्ब जो है वो पैरालिसिस हो गए। अब वो पेशेंट कॉन्शियस तो है, हम ग्लासगो कोमा स्केल क्या कर रहे हैं? कॉन्शियसनेस को देख रहे हैं। पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस है, लेकिन हम पैरों को तो नहीं देख सकते। हम कहेंगे पैर उठा, अब यार बेचारे की पैरालिसिस हो चुका है तो पैर कैसे उठाएगा? तो वही बात आ गई ना। तो जो चीज हो ही नहीं सकती वो कैसे परफॉर्म करेगा? तो इसकी वजह से हम उसमें पैरालिसिस की कंडीशन में हम जो है उसको क्या कर देते हैं, उसमें हम मोटर में भी जो है वो एंटी कर देते हैं, नॉन टेस्टेबल। यानी कि जिस कंडीशन में भी हम जो है वो पेशेंट की वो चीज असेस नहीं कर सकते, वहां पे एंटी लिखते हैं, नॉन टेस्टेबल। क्लियर है? तो ये चीज होगी। उसके बाद आ जाता है ऑल ओवर। ठीक है ना? ऑल ओवर कैसे आ जाता है कि ये तो चलो हमारे पास में इंडिविजुअल आ गए। अच्छा, एक कंडीशन या एक वैसी भी कंडीशन आती है जिसमें हम बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट सेडेट किया हुआ है, ठीक है, पेशेंट को जो है वो हम ओटीसी लेके आए हुए हैं, हम जो है वो जीसीएस काउंट करें, आपको किसी ने कह दिया पेशेंट जो है वो सेडेट किया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, या मान लीजिए कि उसकी ओटी परफॉर्म की गई थी, इसको एनेस्थेसिया दिया गया था, या मान लीजिए कि वो पेशेंट जो है वो इरिटेबल था, उसकी वजह से उसको सेडेट किया गया था, और आपको बोल दें कि जाओ उसका जीसीएस चेक करके आओ। आप जीसीएस चेक करोगे, आप बोलोगे नाम पता कुछ नहीं बताया, 1 नंबर दे दिया, फिर आप बोलोगे कि हाँ भाई ठीक है, वर्बल रिस्पॉन्स कहाँ से आए हो, आँख खोल रहा है, वो नहीं खोल रहा है, फिर आपने 1 नंबर दे दिया, फिर कहोगे कि ये हाथ उठा, ये पैर उठा, उसने बिल्कुल नहीं उठाया, फिर आप 1 नंबर दोगे, आपके नज़र में तो वो डेथ कर गया, क्योंकि आपका स्कोर कितना आया 3, तो 3 स्कोर में तो जो है वो सीवियर कोमा में है, वो तो डेथ कर गया। तो ऐसी कंडीशन, यानी कि कंप्लीट अगर पेशेंट सेडेट है या फिर जो है वो मसल्स रिलैक्सेंट दिया हुआ है, इन तीनों कंडीशन में जो है वो आ जाता है पेशेंट या तो सेडेट किया हुआ, सेडेशन में है, ठीक है,
या प्लस जो है उसको मसल्स रिलैक्सेंट जो है वो दिया गया है, तो उस कंडीशन में हम उसको नहीं देख सकते। क्लियर है? तो ये हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कुछ बंदिशें हैं जिस कंडीशन में या जिसमें हम जो है वो GCS नहीं देख सकते। क्लियर है दोस्तों? यहां तक क्लियर होगी। उसके बाद आ जाता हमारे पास में रेंज। रेंज में हम देखते हैं कि क्या क्या निकल के आएगा, तब हम इसको क्या क्या कहेंगे। तो ये आ गया हमारे पास में रेंज। तो रेंज में दोस्तों एक आता है हमारे पास में माइल्ड कोमा, मॉडरेट, अच्छा उल्टा लिखेंगे तो सही रहेगा, नॉर्मल से शुरू करते हैं, नॉर्मल, देन माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। इस तरीके से जो हो हमारे पास में चीजें तीनों निकल के आएगी। ठीक है, सबसे पहले आ जाती है नॉर्मल। नॉर्मल किसको कहेंगे? अगर हमारे पास में अगर पर्सन जो है वो उसका स्कोर 15 है तो हम उसको क्या कहेंगे? नॉर्मल है। यानी कि वो जो कोई भी क्लाइंट है जिसका स्कोर हमारे पास में 15 आ रहा है, इन द सेंस उसका GCS स्कोर जो है वो हमारे पास में नॉर्मल है, यानी कि उसको कोई भी तरीके से अनकॉन्शियस टाइप से कोई भी चीज नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज, वो आ जाता है हमारे पास में GCS, अगर माइल्ड की अगर हम बात करें तो वो आ जाता है हमारे पास में 12, यानी कि 12 तक जो आता है वो हमारे पास में माइल्ड आ गया। माइल्ड का मतलब हो गया हमारे पास में कि उसको थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम है। उसके बाद आता था हमारे पास में मॉडरेट। मॉडरेट कितना आ गया दोस्तों? 8 to 12। 8 to 12 जो है वो हमारे पास में मॉडरेट आएगा। और सीवियर किसको बोलेंगे दोस्तों? सीवियर बोलेंगे अगर इसका GCS जो है वो 8 से कम आता है, दैट इज सीवियर। यानी कि अगर हम कोमा कंडीशन की बात करें तो कोमा कंडीशन क्या आ जाएगा दोस्तों? कोमा कंडीशन आ जाएगी हमारे पास में 3 to 8 स्कोर है, दैट इज कोमा में। क्लियर है? 3 to 8 स्कोर है, दैट इज वो कोमा में है। ये हमारे पास में GCS का जो है वो कोमा में आ गया। अगर हम माइल्ड की बात करें, माइल्ड आ गया हमारे पास में 9 से 12, ठीक है। और उसके बाद आ गया हमारे पास में मॉडरेट, वो आ गया हमारे पास में 9 to, सॉरी उल्टा हो जाएगा ना, कोमा देन मॉडरेट, अच्छा सीवियर या फिर कोमा जो है वो एक ही है। मॉडरेट में कितना आ जाएगा हमारे पास में? 9 से 12। उसके बाद आएगा माइल्ड कितना आता है दोस्तों? 12 से 13। और नॉर्मल कितना आ गया हमारे पास में? नॉर्मल आ गया हमारे पास में 15। ये हमारे पास में जो है वो कोमा का स्केल आ गया। तो अगर 8 से डिक्रीज है, 8 से अगर डिक्रीज है तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे दोस्तों? कोमा की स्टेज में है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम जो है वो असेसमेंट करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जो है वो क्या पढ़ा है उसको हम ले लेते हैं। स्टार्टिंग से हमने जो है वो बात की थी, अब 1 by 1 करके जो है वो आप बताओगे। सबसे पहले हमने ग्लासकोमा स्केल पढ़ा था, उसमें हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखे थे। ऑब्जेक्टिव में हमने क्या देखा था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने जो है वो डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद हमने जो है वो डिस्कस किया दैट इज, इसमें हम जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन। उसके बाद हमने कंपोनेंट एंड स्कोर, देन रेंज, देन MCQ। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि क्या होता है। इंट्रोडक्शन में था हमारे पास में कि असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को क्या कहते हैं दोस्तों? उसके लिए क्या यूज करते हैं? ग्लासकोमा स्केल लेते हैं। किसने दिया था? जिनेट एंड टिएसडेल, 2 साइंटिस्ट थे। 1974 में जो दिया था पूरा नाम था ब्रेन जिनेट एंड ग्राम टिएसडेल। इन्होंने जो है वो न्यूरोसर्जन थे, इन्होंने 1974 में दिया था। एडिशनल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया था 1974 में दिया तो था, लेकिन उस टाइम कंपोनेंट सिर्फ 14 थे। 1976 में जो है वो इसको मॉडिफाई किया गया था और कंपोनेंट जो है वो 15 किए गए थे। क्या चेंजेस किया गया था? एबनॉर्मल फ्लेक्शन और नॉर्मल फ्लेक्शन को पहले एक ही काउंट किया गया था, यानी कि एबनॉर्मल फ्लेक्शन ये वाला, एबनॉर्मल फ्लेक्शन और नॉर्मल फ्लेक्शन को दोनों को एक ही काउंट किया गया था। लेकिन फिर उसके बाद 1976 में इसको जो है वो चेंज कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में कैसे नाम पड़ा? क्योंकि ग्लासकोमा स्केल, जिनेट एंड टिएसडेल थे, वो ग्लासको मेडिकल कॉलेज में जो थे वहां पे न्यूरोसर्जन थे, इसलिए इसको ग्लासकोमा स्केल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि कितने कितने जो है वो नंबर्स होते हैं। तो आई रिस्पॉन्स जो कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं, EVM, आई रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स एंड वर्बल रिस्पॉन्स।
ठीक है। सीक्वेंस याद करेंगे, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। आई में मिनिमम स्कोर 1 होता है, मैक्सिमम स्कोर 4 होता है। वर्बल में मिनिमम स्कोर 1 होता है, मैक्सिमम स्कोर जो है वो 5 होता है। उसके बाद मोटर रिस्पॉन्स में मिनिमम स्कोर 1 होता है, मैक्सिमम स्कोर 6 होता है। तो ये हमारे पास में जो है वो टोटल कितने कंपोनेंट थे, 3 कंपोनेंट थे ईवीएम। इसमें कैसे कैसे असेस करते हैं वो सारी चीजें जो है वो डिस्कस की थी। आई में देखा था, अगर श्वेता आंखें खोल रहा है तो उसको 4 नंबर देंगे, अगर आवाज पे कर रहा है तो उसको 3 नंबर देंगे, अगर वो प्रेशर पे यहाँ प्रेशर अराइज करके करेंगे तो उसको 2 नंबर देंगे, अगर कुछ नहीं कर रहा है तो उसको 1 नंबर देंगे। ऐसे वर्बल में अगर मान लीजिए वो हमारा फुल ओरिएंटेड है, टाइम प्लेस पर्सन, उसको सब कुछ चीजें पता है तो 5 नंबर देंगे। अगर वो कंफ्यूज्ड है, उसको पता नहीं है कि होटल में है, हॉस्पिटल में है, कौन लेके आया, कंफ्यूज है, तो हम उसको 4 नंबर देंगे। अगर मान लीजिए वहां पे इनएप्रोप्रिएट वर्ड है, वो बोल रहा है एक्सीडेंट, कोमा, रोड, ये हॉस्पिटल, ऐसे वर्ड बोला जिनका कोई सीक्वेंस नहीं है, तब उसको हम 3 नंबर देंगे। उसके बाद कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ साउंड ऊ आ आउच वाली चीज़ें निकल के आ रही है तो 2 नंबर देंगे, और अगर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं है तो 1 नंबर देंगे। उसके बाद आता है हमारे पास में मोटर एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटी में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास में 6 नंबर किसको देंगे, ओबे कमांड, हमारी कमांड को फॉलो कर रहा है। वो हाथ उठाने के लिए बोलेंगे उठा लेगा, पैर उठाने के लिए बोलेंगे उठा लेगा, मुट्ठी क्लेंच करने के लिए बोलेंगे कर लेगा, तो 6 नंबर देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में लोकेलाइज। लोकेलाइज में क्या होता है कि वो कोशिश तो कर रहा है कि लिमिटेड होता है, हम उसको खींचने के लिए बोल रहे हैं लेकिन यहां तक आके वो लिमिटेड हो जाता है, उसको बोलते हैं लोकेलाइज। नेक्स्ट आता है हमारे पास में नॉर्मल फ्लेक्शन। नॉर्मल फ्लेक्शन क्या होता है, जैसे हमारी पूरी बॉडी हम सिकुड़ लेते हैं, वो होता है नॉर्मल फ्लेक्शन, उसमें हम 4 नंबर देंगे। उसके बाद आता है एबनॉर्मल फ्लेक्शन। एबनॉर्मल फ्लेक्शन में क्या आता है दोस्तों कि हाथ पैर फ्लेक्स हो जाएंगे, पैर खुले हो जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, डिकोर्टिकेशन पोजीशन। क्या कहेंगे, डिकोर्टिकेशन पोजीशन, जिसमें हाथ हम सिकुड़ जाएंगे और पैर खुले रहेंगे, एबनॉर्मल होगा। नॉर्मल फ्लेक्शन में तो पूरी होगी, हाथ भी सिकुड़ेंगे, पैर भी सिकुड़ेंगे। एबनॉर्मल फ्लेक्शन में क्या होगा, हाथ ही सिकुड़ेंगे, पैर नहीं सिकुड़ेंगे, जिसको बोलते हैं डिकोर्टिकेशन पोजीशन। मैंने आपको जो है वो इमेज से भी जो है वो बताया था, इमेज से भी जो है मैंने आपको बताया था। ये देखिए डिकोर्टिकेशन पोजीशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज फ्लेक्शन, वो होता है डिसेरेब्रेशन। उसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल जो है वो एक्सटेंसर होता है। ये चीजें जो देख रहे हो एबनॉर्मल एक्सटेंसर, देखो दोनों हाथ जो हो बाहर की तरफ, दोनों पैर जो है वो सीधे, एबनॉर्मल एक्सटेंसर, उसमें हम 2 पॉइंट देंगे। और लास्ट में आता है फ्लैशिड यानी कि नन, जिसमें हम कुछ भी नंबर्स नहीं देंगे। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में हमने जो है वो डिस्कस किया था मिनिमम स्कोर 3, मैक्सिमम स्कोर 15। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात की थी कि किस कंडीशन में हम जो है वो नहीं चेक कर सकते। जिसमें नहीं चेक कर सकते उसमें एंटी लिख देते हैं, नॉन टेस्टेबल, यानी कि हमारी बंदिशें हैं जिसमें हम उसको काउंट नहीं कर सकते। आई की अगर हम बात करें तो आ जाता है रिमूवल ऑफ आई, जिसको हम बोलते हैं इनोकुलेशन, तो उसमें हम नहीं कह सकते। जब आई निकाल दी तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा। दूसरा आ जाता है हमारे पास में वर्बल रिस्पॉन्स। मान लीजिए किसी को ट्रेकेस्टोमी है, एंडोट्रेकल ट्यूब है, तो उसमें वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। और तीसरा आ जाता है हमारे पास मोटर, मान लीजिए वो पैरालिसिस की कंडीशन है। तो अगर हम ऑल ओवर की बात करें तो मान लीजिए पेशेंट एनेस्थेशिया में गया हुआ है, सेडेट किया हुआ है, या मसल्स रिलैक्सेंट दिए हुए हैं, उसमें भी हम नहीं करते क्योंकि रिजल्ट जो है वो गलत आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद कौन कौन सी रेंज होती है, रेंज में हमने जो है वो देखा था, माइल्ड देखा था, मॉडरेट देखा था और सीवियर देखा था। अगर हम कोमा की बात करें तो 3 to 8, 3 से लेके 8 तक जो आता है वो कोमा की कंडीशन आती है। मॉडरेट में 9 से 12 की कंडीशन आती है, माइल्ड में जो है 12 से 13 और नॉर्मल जो है वो 15। अच्छा, कुछ बुक्स में इसको जो है वो नॉर्मल काउंट किया था, माइल्ड को एज ए नॉर्मल काउंट किया है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो दोनों को मिला के 13 to 15 दिया जाए तो भी जो है वो नॉर्मल चीज आती है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आप कहोगे कि सर वो तो माइल्ड सर ने बताया था, फिर नॉर्मल बताया था। दोस्तों माइल्ड जस्ट एज ए नॉर्मल काउंट भी हम कर लेते हैं। क्लियर है। कोमा वाली कंडीशन एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा था कि कोमा वाली कंडीशन क्या होती है, तो ये लो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। सारी चीज वहां से खोद खोद के बता रहे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इमेज के लिए मैंने बताया था कि इमेज में ये इमेज देके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो। अब बात आ जाती है हमारे पास में एमसीक्यू पे। तो दोस्तों अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो आप सारे एमसीक्यू जो है वो इसी तरीके से कर दोगे। क्वेश्चन क्या क्या आता है मैं बता देता हूं। क्वेश्चन आता है कि कई बार पूछ लेते हैं कंपोनेंट क्या होता है, कई बार पूछ लेते हैं टोटल स्कोर क्या होता है। अगर क्वेश्चन बनता है कैसे है एमसीक्यू की अगर हम बात करें तो कौन कौन से एमसीक्यू बनते हैं, चलो यहीं पे एक एमसीक्यू बनता है कितना जो है वो स्कोर होता है, मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है। एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास में कि
किस किस के कितने कितने कंपोनेंट होते हैं, आई के कितने होते हैं, मोटर के कितने होते हैं, वर्बल के कितने होते हैं, वो क्वेश्चन बनता है। एक डीसेरिब्रेशन और डीकोर्टिकेशन, इसकी इमेज देके 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो इमेज अपने दिमाग में जो है वो बैठा लीजिए। एक जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन के टाइम पे कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, और एक जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कंडीशन दी हुई आएगी, वो दोनों तरीके से, या तो पेशेंट की कंडीशन दी हुई आएगी, कैसे पेशेंट की कंडीशन दी हुई आएगी कि पेशेंट जो है वो प्रेशर से आंख खोल रहा है और उसके इनएप्रोप्रिएट वर्ड है या साउंड निकल रहा है, और लोकेलाइज जो है वो फ्लिक्शन है, या मान लीजिए डीकोर्टिकेशन पोजीशन है, तो इसका स्कोर कितना होगा। एक तो ये एक स्कोर देके पूछ लिया जाता। अब स्कोर कैसे, आप कहोगे सर स्कोर कैसे देगा वो स्कोर, दोस्तों ऐसे देगा कि वो मान लीजिए ऐसे देगा E3 V4 M3, तो इसमें क्या क्या कंडीशन आ सकती है, तो इसमें हमें देखना है। देखो E3 वाली कंडीशन में क्या थी, पहला था हमारे पास में कि वो अपनी आंखों स्वतः खोल रहा है, स्पॉन्टेनियसली खोल रहा है। V4 में क्या था, वर्बल कमांड से खोला था, आवाज से खोला था। E3 में क्या था, सॉरी V3 ना हमारा, E3 में क्या था, प्रेशर से अराइज खोल रहा है, तो यानी कि वो प्रेशर से आंखें खोलेगा। V4 है, V4 में क्या था, V5 में क्या था कि वो हमारी कमांड को फॉलो कर रहा है, सॉरी वर्बल कमांड को होता है क्या, वो फुल्ली हमारी बातों का जवाब दे रहा है, ओरिएंटेड है। दूसरी में क्या था, V4 में कंफ्यूज्ड है, तो वहां पे क्या हुआ था, प्रेशर से आंखें खोल रहा है और पेशेंट कंफ्यूज्ड है। M3 में क्या आएगा, M6 में क्या था, कमांड को फॉलो कर रहा है। M5 में क्या था, लोकेलाइज है, ठीक है। M4 में क्या था, M4 में हमारे पास में लोकेलाइज के साथ, M4 में आ जाता है हमारे पास में नॉर्मल फ्लिक्शन था, इसमें एबनॉर्मल फ्लिक्शन आ जाएगा। सारी चीजें जो है वो कंटेस्ट होनी चाहिए, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो आंसर लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द 3 कंपोनेंट ऑफ ग्लासको कोमा स्केल, पूछा है सीधा सीधा कि ग्लासको कोमा स्केल के 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने जो है वो यही डिस्कस किया था, EVM, E बोले तो आई, V बोले तो वर्बल, और M बोले तो मोटर, ये 3 जो है वो कंपोनेंट होते हैं। क्लियर है। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में जो है वो पूछा गया, एक बार सीआरपीएफ के एग्जाम में डायरेक्ट इसकी फुल फॉर्म ही पूछी थी, EVM की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो बहुत ईजी है, और मुझे लगता है कि अगर ये छोटा सा टॉपिक पढ़ लिया आपने तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होगा और पूरे नंबर्स देके जाएगा। क्लियर है। तो यहां पे पूछा है व्हाट इज द 3 कंपोनेंट ऑफ ग्लासको कोमा स्केल, तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आई होता है, वर्बल होता है और मोटर होता है। चलो देखते हैं, आई, मोटर और मेमोरी। जी नहीं दोस्तों, मेमोरी नहीं होता है, तो ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट, आई, मोटर और पेन। जी नहीं, ये भी नहीं होता है क्योंकि पेन नहीं आता है। नेक्स्ट, आई, वर्बल और मोटर। यस, सी आंसर जो है वो राइट जाएगा। नेक्स्ट, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, जब हमारे पास कंपोनेंट ही पूछ लिया तो नन ऑफ दीज कैसे होगा। आंसर चला जाएगा दोस्तों, आंसर जाएगा हमारे पास में सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट है, each of 3 components of Glasgow coma scale have numbers of step, which of these are correct combination। यानी कि यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लासको कोमा स्केल में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ग्लासको कोमा स्केल में कुछ कंपोनेंट, अच्छा ठीक है, ईच 3 कंपोनेंट, ग्लासको कोमा स्केल में जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, हर कंपोनेंट्स का एक नंबर होता है। नंबर इन द सेंस उसका एक पर्टिकुलर जो है वो स्केल होता है। तो किसका कितना स्केल है वो ही पूछा है। व्हाट विच इज आर द करेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो दोस्तों आपको पता ही है 3 कंपोनेंट कौन से हो गए, आई, वर्बल और मोटर, ये 3 कंपोनेंट्स है। ये तो इसने भी बता दिया, वैसे बताया नहीं है, इसने सिर्फ लिखा है कि ईच ऑफ 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स जो है ग्लासको कोमा स्केल में हैव ए नंबर ऑफ स्टेप, पर्टिकुलर एक नंबर होता है जो स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलते हैं। हमें यहां पे बताना है कि करेक्ट जो है वो स्टेप कौन सा होता है। तो दोस्तों आई में कितना होता है, आई में होता है 4, वर्बल में कितना होता है 5, मोटर में कितना होता है 6। ये सीक्वेंस अगर आप याद रखोगे ना, EVM, इसको बैठा लो। अगर यही आपने गड़बड़ कर दिया, आपने 3 कंपोनेंट याद तो रख रखे हैं, आपने याद रखा है कि आई भी होता है, मोटर भी होता है, वर्बल भी होता है, लेकिन अगर आपने सीक्वेंस बिगाड़ दिया ना तो दोस्तों सारा जो है वो काम खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस ही याद रखना है। सीक्वेंस क्या है, आई के 4, वर्बल के 5, मोटर के 6, तो 4 5 6। क्लियर है। आई के वर्बल एंड मोटर 4 5 6। तो यहां देखते हैं, सबसे पहले पहला ऑप्शन है I5
वर्बल 4, मोटर 6। तो यहाँ दोस्तों I के 5 नहीं होते हैं, वर्बल के 4 नहीं होते, मोटर के 6 होते हैं, तो ये तो हो गया गलत। नेक्स्ट I4, वर्बल 5, मोटर 6, यस राइट यही होगा। I के 4, ये देखिए I के 4, वर्बल के 5 और मोटर के 6, तो बी आंसर जो है वो राइट जाएगा। नेक्स्ट है I के 4, ठीक है, वर्बल के 5, ठीक है, मोटर के 5। अच्छा एक चीज और, अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेज कर देता, जब तक आपने पहले जो ग्लासको कोमा स्केल और कहीं से पढ़े, अपने जो है वो स्टडी टाइम में पढ़े, नर्सिंग टाइम में पढ़े, अगर मान के चलिए यहाँ पे मैं एक कंडीशन डाल देता कि अकॉर्डिंग टू 1947 के अकॉर्ड, सॉरी 1974 के अकॉर्डिंग जो है वो ये कॉम्बिनेशन राइट है। जब मॉडिफिकेशन किया गया था तो मोटर को 6 किया गया था। 1974 जब स्टार्टिंग ही की थी तब ग्लासको कोमा स्केल में ये कॉम्बिनेशन सही था। अगर यहां पे कंडीशन डाल देता, अगर यहां पे ये सीधा सीधा डाल देता, अगर मैं होता विच ऑफ दीज करेक्ट कॉम्बिनेशन बिफोर मॉडिफिकेशन, ठीक है, मॉडिफिकेशन से पहले जो हो क्या था, तो राइट आंसर दोस्तों ये आ जाएगा। तो हमेशा नॉलेज कभी भी जो है वो खराब नहीं जाता है, डेप्थ नॉलेज जो है वो आपकी बिल्कुल काम आता है, और खास तौर से जो है वो हमारी क्लास में पढ़ाया हुआ तो जरूर काम में आएगा। अगर बिफोर मॉडिफिकेशन से आ जाता या 1976 से पहले का आ जाता तो कोई जो है वो हमारे पास में यहाँ पे ये करेक्ट आंसर आता, लेकिन अब ये नहीं होगा। नेक्स्ट I के 6, जी नहीं दोस्तों, वर्बल के 5, यस, मोटर के 4, जी नहीं, थोड़ा सा उल्टा कर दिया तो ये भी नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर आएगा हमारे पास में बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉसिबल सीक्वेंस रिस्पॉन्स असेस द यूज ऑफ आई कंपोनेंट, यानी कि प्रॉपर रिस्पॉन्स या प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है आई कंपोनेंट का। तो आपने देखा टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं, ई वी एम, ठीक है, I के 4, V के 5 और मोटर के 6। यहां पे पूछा है व्हाट इज द पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स इज असेस्ड इन द I कंपोनेंट। यहां पे सिर्फ I कंपोनेंट का पूछा है और सीक्वेंस पूछा है। तो दोस्तों I में कितने कंपोनेंट होते हैं, I में हमारे पास में टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं, 4, 3, 2, 1। अब 1 बाय 1 करके हम ले लेते हैं, ठीक है। I में पहले कौन सा था दोस्तों, पहला हमारे पास में कौन सा था, पहला था हमारे पास में दैट इज कि वो स्पॉन्टेनियसली खोल रहा है। क्या खोल रहा है, स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, ये होगा स्पॉन्टेनियसली। पहले जो है वो ऑटोमेटिक खोला, उसके पास से जाओगे तब वो आंखें खोल रहा है, निकलोगे तो देख रहा है, हमें देख रहा है। तो पहला चीज आ गया हमारे पास में स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, तो वो 5 होगा। 3 कौन सा था हमारे पास में दोस्तों, टू साउंड, यानी कि जब भी हम बोल रहे थे तब जाके जो है वो आंखें खोल रहा था, तो था टू साउंड। थर्ड क्या था दोस्तों, टू दैट इज प्रेशर, यानी कि हम प्रेशर अराइज करेंगे तो वो आंखें खोल रहा था। हमने कहा था ना यहां प्रेशर अराइज करते हैं तब जाके खोल रहा था। और फोर्थ क्या है दोस्तों, नन, यानी कि बिल्कुल नहीं खोल रहा है। देखिए स्पॉन्टेनियसली, साउंड, प्रेशर और नन, आप यहां पे जो है वो देख लीजिए, जो हमने डिस्कस किया था उसको हम देख लेते हैं, ये देख लीजिए। क्लियर है, स्पॉन्टेनियस, टू साउंड, टू प्रेशर और नन। तो क्वेश्चन में हमने ये पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि आई के जो रिस्पॉन्स थे वो सीक्वेंसली कौन से होते हैं। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारे पास में स्पॉन्टेनियस, टू साउंड, टू प्रेशर, टू नन। यस, ये पहला ही ऑप्शन हमारे पास तो राइट आ गया। तो ये सीक्वेंस जो है वो राइट है, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस, दूसरा नन, जी नहीं दोस्तों, नन यहाँ नहीं आता, वो तो लास्ट में आता है। टू पेन, टू साउंड, ये भी नहीं होगा। टू प्रेशर, जी नहीं, पहला स्पॉन्टेनियस आता है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑब्वियसली जब पहला ही ऑप्शन राइट आ गया है तो उसके बाद ऑप्शन राइट आने का कोई सवाल ही नहीं आता। तो आंसर ए जो है वो राइट आंसर में जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू वर टोल्ड बाय ए कलीग्स that their assessment of patient Glasgow scale was E3, V4, M5, how would you interpret this? यानी कि आप देखिए, इफ यू वर टोल्ड बाय ए कलीग्स, यानी कि आपके कलीग्स ने जो है वो कहा है, यानी कि वो कहीं से ग्लासको स्केल चेक करके लाया है और आपके कलीग्स ने जो है वो कहा है कि ग्लासको स्केल कितना आया है दोस्तों, ग्लासको स्केल ये आया है। चलो इसको मैं यहां लिख देता हूं, E2, V3 और M5 आया।
कितना आया है, ग्लासको कोमा स्केल कितना है दोस्तों, E2V3M5, इतना स्कोर आया है ग्लासको कोमा। हाउ वुड यू इंटरप्रेट दिस, अब आप इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे, यानी कि क्या है उस पेशेंट की कंडीशन, क्या है, किस तरीके से वो रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको कैसे इंटरप्रेट करोगे। समझ में आ गया, मैंने आपको पहले बताया था, या तो कंडीशन देके जीसीएस पूछ सकता है या जीसीएस देके कंडीशन पूछ सकता है, तो यहां पे जीसीएस देके कंडीशन पूछा है। समझ में आ गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके कलीग्स ने जो है वो आपको बताया है कि ग्लासको कोमा स्केल किसी पेशेंट का जो है वो कितना आया है, E2V3M5 आया है। तो आप उसको कैसे इंटरप्रेट करोगे या आप कैसे पता लगाओगे कि उसकी कंडीशन जो है वो क्या हो सकती है। तो दोस्तों यहां पे हम ले लेते हैं, पहली चीज ले लेते हैं E। तो E2 में क्या है, E2 का मतलब आ गया हमारे पास में, E4 होता तो, अब देखो सारा कंक्लूजन यहीं पे आप बताओगे, E4 होता मतलब वो स्पॉन्टेनियसली खोलता तब E4 आता, ठीक है। अगर वो साउंड से खोलता तो कितना आता, E3 आता, लेकिन वो प्रेशर से खोल रहा है, यानी कि यहां हो जाएगा आई ओपनिंग टू प्रेशर, यानी कि प्रेशर से जो है वो आई ओपन कर रहा है। तो पहली चीज तो यहां पे क्लियर हो गई। अगर E1 होता तो क्या आता कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बिल्कुल नील होता, ठीक है। तो यहां E2 का हो गया। दूसरी चीज आ गई V3। अब V3 में क्या है, अगर वो मान लीजिए हमारी पूरी चीज का जवाब देता, फुल्ली ओरिएंटेड होता, तो कितना आता, V5। तो यहां V5 तो नहीं है। नेक्स्ट क्या था कि वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है, कंफ्यूज्ड है, इसका मतलब उसको उस जगह का या उसका प्लेस का कोई पता नहीं है, तो वो कंफ्यूज्ड है, तब कितना आता, V4। अब V3 कब आता, जब उसको साउंड इनएप्रोप्रिएट वर्ड, नॉट साउंड, इनएप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है ना, यानी कि वो जो है वो इनएप्रोप्रिएट, यहां पे मैं ब्रैकेट में लिखता इनएप्रोप्रिएट, यानी कि इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, ठीक है ना, रोड, एक्सीडेंट, घर, दोस्त, दुश्मन, ऐसे कुछ बोल रहा है, इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, तो इसमें V3 आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में M5। M5 किसको बोलेंगे, M5 था, M6 होता, टोटल कितना स्कोर था, 6। सो 6 में क्या था, ओबे कमांड, वो हमारी कमांड को जो है वो बिल्कुल बता रहा था, उसको कहेंगे हाथ उठाओ उठाएगा, ये करेंगे उठाओ उठाएगा, ये सारी चीजें करेगा, तो वो तो हो गया हमारे पास में V6। V5 में क्या था, कर तो रहा है लेकिन लोकेलाइज्ड है, लोकेलाइज्ड है या लिमिटेड है, पूरा नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन। अब देखो दोस्त ने हमें क्या बताया कि ये हमने जीसीएस जो है वो मैं कलेक्ट करके आपको इंटरप्रेट करना है कि उस पेशेंट की कंडीशन क्या है। तो दोस्तों कंडीशन में हमने सारी चीज लिख दी। अब देखो वन बाय वन। पहला है द पेशेंट आई ओपन टू साउंड, यानी कि पेशेंट जो है वो साउंड से आई ओपन कर रहा है, ठीक है। दे ओरिएंटेड आर एबल टू ओबे कमांड, ठीक है, यानी कि पेशेंट जो है वो आई से ओपन कर रहा है। दोस्तों अगर साउंड से ओपन करता तो कितना आता, E3 आता ना साउंड से, अगर फुल्ली ओरिएंटेड होता तो 4 आता, लेकिन साउंड से कर रहा तो E3 आता। दे ओरिएंटेड आर एबल टू ओबे द कमांड, यानी कि कमांड को ओबे कर, अगर कमांड को ओबे करता है तो M6 आता। क्लियर है, तो यहां पे न तो E3 है और M6 है, तो ये तो नहीं आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, द पेशेंट आई ओपन टू प्रेशर, पेशेंट जो है वो आई ओपन कर रहा है किससे, प्रेशर से, तो आई ओपन कर रहा है प्रेशर से, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। दे कैन अल्टर सम वर्ड, और कुछ उल्टे पुल्टे जो है वो वर्ड बोल रहा है, यस, इनएप्रोप्रिएट वर्ड, ये भी ठीक है। बट डू नॉट फॉर्म सेंटेंस, लेकिन कोई सेंटेंस जो है वो फॉर्म नहीं करा, ठीक है। एंड दे आर एबल टू लोकेलाइज्ड ट्रेपेजियस पिंच, लोकेलाइज्ड ट्रेपेजियस पिंच, मैंने कहा था ना लोकेलाइज्ड होता है, ये देखिए लोकेलाइज्ड, तो बी आंसर जो है वो हमारे पास में राइट है। दोस्तों अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी आ जाए आप उसका 100% आंसर कर दोगे। रटने में मैं बिलीव नहीं रखता, पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो और जियो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो। तो बी वाला जो है वो हमारे पास में राइट है। प्रेशर से है तो E2 हो गया, इनएप्रोप्रिएट वर्ड है मतलब V3 हो गया, और लोकेलाइज्ड है मतलब M5 हो गया। यही तो पूछा है, E2 V3 M5। चलो बी आंसर से। नेक्स्ट, द पेशेंट आई ओपन टू स्पॉन्टेनियसली, यानी कि पेशेंट आई स्पॉन्टेनियसली खोल रहा है, यानी कि E4, जी नहीं। एंड दे आर ओरिएंटेड, और ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड में। एंड ओबे द कमांड, ओबे द कमांड M6, तो ये भी नहीं आएगा।
नेक्स्ट ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव तो आ ही नहीं सकता। आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर आएगा हमारे पास में बी। आंसर क्या आएगा, बी। क्लियर है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, क्वेश्चन दोनों तरीके से आते हैं, या तो ग्लास को कोमा स्केल देके कंडीशन पूछ सकता है, या कंडीशन देके ग्लास को कोमा स्केल पूछ लेगा। कैसे कि एक पेशेंट है जो लोकलाइज पेन पे जो है वो आंखें खोल रहा है और कंफ्यूज्ड है और एक्सटेंसर या हम कहें कि डिकोर्टिकेशन पोजीशन है, तो आप क्या करोगे, तो ये सारी चीजें आपको स्कोर भी बताना पड़ेगा। तो दोनों टाइप से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। आपको एक ही चीज है, जो मैंने चार्ट बताया था, इस चार्ट को अगर जिसने याद कर लिया, इस चार्ट को जिसने याद कर लिया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है। तो इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट लेके जो है वो परमानेंट अपने दिमाग में बैठा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोवेस्ट स्कोर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल, जीसीएस का जो है वो लोएस्ट स्कोर जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो है वो आप इसका आंसर लोएस्ट स्कोर ऑफ जीसीएस भी बताओगे और उसके साथ साथ हाईएस्ट स्कोर ऑफ जीसीएस भी आप मेरे को बताओगे। साथ के साथ आपको 3 काम करने हैं, ठीक है। आपको अगर ऐसे टॉपिक चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। सारे लोग बोलते हैं, अच्छा एक लड़के का तो जो है वो कमेंट भी आया कि सर सब लोग बोलते हैं कि मेरे चैनल को जो है वो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों अगर आपको ये बेनिफिट नहीं दे रहा है तो आप मत करो, ठीक है। हम ये चीज़ को नहीं कहते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ जो है वो मैटर काफ़ी अच्छा है तो आप बता सकते हो, लेकिन आपको 3 काम जरूर करने हैं। पहला, इसका आंसर देना है ताकि मुझे ये पता चले कि मेरा पढ़ाया हुआ जो है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। दूसरा, उसके साथ साथ ही जो है टीचिंग स्किल में आपको कौन कौन सी चीज़ें, मेरे पढ़ाने का तरीका या वे ऑफ टीचिंग आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा बोलो, बुरा लग रहा है, बुरा बोलो, नो डाउट। देखो बुराई आदमी को कभी भी रोकती नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का मार्ग जो है वो प्रशस्त करती है। तो अगर कोई कठिनाई आ रही है या कुछ चीज़ आ रही है, अगर आप मुझे बताओगे तो आप मेरे सबसे प्यारे जो है वो कैंडिडेट हो। क्यों? क्योंकि आप मेरी कमियां बता रहे हो, मैं उसको इंप्रूव करूंगा, ठीक है ना। कमियों को इंप्रूव करूंगा, मतलब कमियां बढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि उसको अच्छे तरीके से जो है वो लेके जाएंगे। और तीसरी चीज़, आपको नेक्स्ट टीएनसी एक्सप्रेस में कौन सा टॉपिक पढ़ना है वही आप कमेंट करना। काउंट करते हैं हम, जिसके जितने कमेंट होते हैं या कितने लोगों का कौन सा टॉपिक की तरफ रुझान जा रहा है, वही टॉपिक नेक्स्ट आपको टीएनसी एक्सप्रेस में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर करो और उसके बाद में चलो, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्लास में नई टीएनसी एक्सप्रेस के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।